अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आखिर है क्या, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, वो ब्रांचेस क्यों बनाई गई और उन ब्रांचेस में क्या क्या स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूनिवर्स या कायनात बहुत वसी है। इसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इसके अंदर हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत अहमियत का हामिल है। इसे हम प्लैनेट अर्थ या ज़मीन कहते हैं। ये क्यों अहमियत का हामिल है? क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी है और ज़िंदगी के साइंसी मुताले को ही बायोलॉजी कहा जाता है। यानी जब हम जानदारों के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं, इंसानों के, पौधों के, जानवरों के और उन तमाम चीज़ों के, उन तमाम अवामल के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं जो हमारी ज़िंदगी पर, जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, तो एक्चुअली हम बायोलॉजी ही पढ़ रहे होते हैं। तो बायोलॉजी में पहले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले जो हमने पढ़नी है डेफिनेशन, वो साइंस की है कि साइंस क्या है। साइंस इज़ द स्टडी, साइंस मुतालिया है इन विच, जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, मुशाहिदात किए जाते हैं। मुशाहिदात से क्या मुराद है? किसी चीज़ को देखना, महसूस करना, जानना ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाते हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल जिसकी कोई लॉजिक बनती हो, दलील बनती हो, जो जहन में आए, आम फहम हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स, नताइज। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रान, और काबिल फ़हम नताइज अख़ज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कुदरत के कवानीन। यहाँ से लेकर यहाँ तक साइंस की डेफिनेशन है। साइंस के लफ्ज़ के नीचे आप लाइन लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये डेफिनेशन जो आपने ब्रैकेट के अंदर बंद की है, इसमें कौन सी डेफिनेशन है। तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे उस वर्ड को, तो आपके जहन में रहेगा कि ये डेफिनेशन साइंस की है। तो इसका मतलब दोबारा से मैं मफ़हूम समझा देता हूँ कि साइंस उस इल्म का नाम है जिसमें हम कुदरत के कवानीन को समझने के लिए मुशाहिदात करते हैं, फिर हम तजर्बात करते हैं और तजर्बात के नतीजे में हम कुछ जहन में समझ में आने वाले, दलील देने वाले कुछ नताइज अख़ज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा जहन तस्लीम कर लेता है कि वाकई ये इस तरह से कुदरत का कानून है, ये अवामल ऐसे हो रहे हैं। तो इस मुताले को हम साइंस कहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ये वाला पैरा आप नहीं याद करेंगे। इसमें बस ये बताया गया है कि इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में साइंटिफिक जो नॉलेज था, साइंस का जो इल्म था, वो इतना वसी नहीं था तो उसको जितना कि आजकल है। तो उस वक्त कहता है उसको जो बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री, फिज़िक्स है, उन सबको एक ही टर्म के अंडर यानी साइंस के अंदर ही पढ़ा जाता था। लेकिन अब चूँकि ये इल्म बहुत वसी हो चुका है साइंस का, इसलिए अब इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी गई हैं, जैसा कि बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, ये सब उसकी मेन बड़ी ब्रांचेस बना दी गई हैं। तो हमारा जो लिंक है, जो हमने पढ़ना है, वो है बायोलॉजी। हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं कि बायोलॉजी क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक MCQ है, ये आप याद कर लेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी साइंसदान हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं। उनका ये कॉल है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंसी इल्म है, ये इंसान का विरसा है, हेरिटेज है, इसलिए उसे इस विरसे को हासिल करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। ये MCQ है कि ये किसका कॉल है? डॉक्टर अब्दुल सलाम का। यहाँ से आपने क्या किया है? साइंस की डेफिनेशन याद की है और सिर्फ यहाँ से आपने एक MCQ याद किया। उसके बाद आप ये वाला, यहाँ से बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये आप यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करें, बायोलॉजी को अंडरलाइन करें, यानी इसका मतलब क्या है कि ये डेफिनेशन बायोलॉजी की है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का साइंसी मुताला। साइंस की नज़र में, साइंस के तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए जब हम ज़िंदगी का मुताला करेंगे, यानी एक जानदार है, उसकी बॉडी किस तरह से बनी है, उसकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, जिस्म के एक हिस्से का दूसरे के साथ कैसे राब्ता है, यानी हम ये लाइफ को ही स्टडी कर रहे हैं साइंसी बुनियाद पर, तब हम इसे बायोलॉजी कहेंगे।
तो वो कह रहा है कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक यूनानी लफज है, दो अल्फाज थे यूनानी, एक बायोस और दूसरा लोगोस। आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं कि कौन से दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। एक बायोस लफज है, दूसरा लोगोस है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी सोचना, रीजनिंग, ख्याल करना, इसके बारे में परखना, सोचना, समझना, किसके मतलब, लाइफ के मतलब, यानी ज़िंदगी के मतलब खोजना, इसको समझना, परखना, सोचना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो इन अल्फाज को मिला के बायोलॉजी बना दिया गया। यहाँ तक डेफिनेशन है बायोलॉजी की। बस आगे आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ से हमने आगे डिविजन्स पढ़नी है कि बायोलॉजी, अब जब आप ये समझ चुके हैं कि साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी जिसमें हमने जानदारों को स्टडी करना होता है, इंक्लूडिंग मैन, इंसान भी उसमें शामिल है, पौधे जानवर भी शामिल हैं, वो तमाम चीज़ें, बेजान चीज़ें जो वो भी शामिल हैं जो जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, रोशनी वगैरह, वो सब भी इसमें शामिल होंगी जो कि जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। तो जानदारों से रिलेटेड स्टडी को हमने बायोलॉजी बोला। इसकी आगे 3 मेजर डिवीजन्स हैं, 3 बड़े ग्रुप हैं। हमने अपनी आसानी के लिए, अगर हम पौधों को स्टडी करें या हम जानवरों को स्टडी करें या हम छोटे जानदारों जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करें जो कि माइक्रोस्कोप से स्टडी हो सकते हैं, तो उनके लिए हमने 3 बड़े ग्रुप बना दिए हैं। कि अब देखें, सबसे बड़ी कहते हैं 3 इसके मेजर ग्रुप्स बनाए हैं हमने। पहला है ज़ूलॉजी, मैं इसको ए से हाईलाइट कर रहा हूँ कि यानी 3 है। पहला ज़ूलॉजी हो गया। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ू से आप याद रख सकते हैं, ज़ू क्या होता है, चिड़ियाघर, यानी जहाँ पर जानवर होते हैं। तो आप यहाँ से ज़ू से आप याद रख सकते हैं, जानवरों की स्टडी है ये। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ये डिवीजन, ये बायोलॉजी का बड़ा ग्रुप डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये क्या मामला है इसका, ये डील करता है जानवरों की स्टडी को, यानी इसमें तमाम एनिमल्स को स्टडी किया जाएगा। इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसमें कॉज, कैटल, सब, बफलो, इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। तो जानवरों का मुताला क्या कहलाएगा, ज़ूलॉजी। दूसरा है, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, यानी ये दूसरी बड़ी डिवीजन जो मेजर डिवीजन है, बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम पौधों को स्टडी करेंगे, सिर्फ पौधों को, अब हम एनिमल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं कर रहे, जब हम पौधों को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल हम रोज़ प्लांट को, हम गुलाब को स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बॉटनी कहलाएगी। आप साथ में एग्जांपल भी नोट कर लें। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ रोज़, आप मैंगो ट्री लिख सकते हैं, आप कोई से भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं, उसकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी की भी आप लिख लें एग्जांपल फॉर स्टडी की, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की स्टडी ज़ूलॉजी में आएगी। फिर आगे तीसरी ब्रांच है, तीसरी मेजर डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसी छोटी चीज़ के लिए। एक टर्म होती है माइक्रो, MICRO, एक होती है मैक्रो, MACRO। माइक्रो आई वाला इसका मतलब होता है छोटा, और मैक्रो MACRO उसका मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रोबायोलॉजी यानी छोटे जानदारों के जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनके मुताले को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ये डिवीजन, ये बड़ा ग्रुप डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो जैसे मैंने पहले भी बताया था, छोटों को बोलते हैं, छोटी चीज़ जो, और ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों को। जब हम छोटे जानदारों की स्टडी करते हैं तब हम इसे बोलेंगे कि ये माइक्रोबायोलॉजी है। सच एज बैक्टीरिया, जैसा कि बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे हम, तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगी। तो यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन इतनी है, ये आपने आगे नहीं करना, ये 2 लाइनें। अच्छा, इसमें क्या है, अभी इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये 3 ब्रांचेस भी बता दी, फिर आगे मज़ीद भी ब्रांचेस बता दी हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप ये चार्ट देखें। जो बायोलॉजी है जिसमें जानदारों का हम मुताला करते हैं, लाइफ का मुताला करते हैं, इसके 3 बड़े ग्रुप हैं। ज़ूलॉजी जिसमें जानवरों को स्टडी किया जाएगा, बॉटनी जिसमें पौधों को स्टडी किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें छोटे जानदारों को स्टडी किया जाता है जो आम आँख से नज़र नहीं आते, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह। अच्छा, अब
देखिए अब आगे ये जो ब्रांचेस मज़ीद दी गई हैं, ये बड़ी डिवीजन्स हैं या बड़े ग्रुप्स हैं, ये सब ब्रांचेस हर एक में इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, ये इसकी भी है, ये इसकी भी ब्रांच है और ये इसकी भी ब्रांच है। कैसे? मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्ट्रक्चर की स्टडी को, कि एक जानदार की साख्त कैसी है, वो बना हुआ कैसा है, उसमें जो उसका ढांचा है या उसमें हड्डियां हैं या उसमें विंग्स हैं या उसकी जोरदार टांगे हैं, किस तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी हम स्टडी मॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो अगर हम इंसान की स्टडी कर रहे होंगे कि इंसान का स्केलेटन या ढांचा कैसा है, किस तरह से उसमें बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, तो वो किस में आएगा? वो ज़ूलॉजी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम एनिमल्स की स्टडी है ना, ह्यूमंस भी शामिल हैं उसमें। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, अगर हम यही स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं पौधों का, उसमें स्टेम है, रूट्स हैं, उसके लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, तो जब हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो बॉटनी की ही ब्रांच होगी। और जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करें बैक्टीरिया का, कि वो कैसा है, उसके गिर्द सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है, उसका साइटोप्लाज्म में क्या क्या कुछ मौजूद है, वो उसकी उसकी स्ट्रक्चर कैसा है। जब हम एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी किसकी मॉर्फोलॉजी होगी? ये माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आ जाएगी। ऐसे ही बाकी तमाम ब्रांचेस भी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी के 3 मेजर डिवीजन्स हैं बड़ी बड़ी, और आगे जो ब्रांचेस हैं वो हर डिवीजन के अंदर ये शामिल होंगी। ठीक है, आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो जो यहाँ पर पहली डेफिनेशन है नंबर 1, ये मॉर्फोलॉजी की है। जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म। ये ब्रांच किस चीज़ के साथ डील करती है? स्टडी, मुतालिया ऑफ फॉर्म, के साख्त कैसी है, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़िंदा जानदारों की, कि ज़िंदा जानदारों की जिस्म की बनावट कैसी है, उनकी साख्त, स्ट्रक्चर, बॉडी किस तरह की है, क्या वो विंग्स वाले जानदार हैं, परों वाले, या 4 टांगों वाले हैं, 2 टांगों वाले हैं, बॉडी उनकी कैसे बनी हुई है, इस चीज़ की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अब आप इसकी, अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बोला था आपसे कि दुरुस्त तलफ़ुज़ और मीनिंग्स आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिख के बता देता हूँ, आपने बाद में इसको खुद ही लिखना है। मिसाल के तौर पर मॉर्फोलॉजी है, आप इसको उर्दू में लिख लें, मॉर्फोलॉजी। यानी जब मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जो दुरुस्त तलफ़ुज़ उसका बनता है आप उर्दू में साथ लिख लें, ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आपको आसानी रहे, आपको पता हो कि इस टर्म को सही कैसे आपने प्रोनाउंस करना है। और जिन अल्फाज को आपको मुश्किल लगें, मैं जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर में मैं कि एक एक वर्ड को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो जिन अल्फाज की आपको लगता है कि आपको बाद में भूल सकते हैं, या जो अल्फाज आपके लिए नए हैं उनका साथ में मीनिंग आप नोट कर लें, वो भी आप ऐसे ही साथ नोट करते जाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी की ये ब्रांच किस चीज़ के साथ डील करती है? जानदारों की साख्त, बनावट उनकी कैसी है। अब आप इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे, जैसे मैंने ये साथ में लिखा था, फॉर एग्जांपल E.G. डॉट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, हम इसे पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, आगे लिख दिया था मैंने। ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख लेंगे मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, आप लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं आप ये बात जहन में रखें कि आप साथ में एग्जाम्पल लाजमी लिख कर आएंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की भी निशानी है, और दूसरा ये कि आपके मार्क्स ना कटने की भी ये एक किस्म की आप कह लें कि ज़िम्मेदारी है, कि जब आप साथ में एग्जाम्पल लिख के आते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के साथ बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया पेपर के अंदर और उसके साथ मार्क्स जब थे, उसके 2 मार्क्स हैं या उसके, तो जब आपने पेपर उसका चेकिंग होती है, पेपर चेकिंग, तो उस दौरान डेफिनेशन का 1 मार्क होता है और 1 एग्जाम्पल का होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि 1.5 नंबर उसके लिए है डेफिनेशन के लिए और आधा नंबर उसकी एग्जाम्पल के लिए। मेंशन ना भी हो, लेकिन जब पेपर चेकिंग होती है तो जो की बोर्ड की तरफ से भेजी जाती है उसमें ये मार्क्स कैसे देने हैं वो सारी तफसील दी जाती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखें, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के मार्क्स हुए तो वो आपको, अगर आपने एग्जाम्पल लिखी है तो आपको पूरे मिलेंगे, और अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी तो वो आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई हैं, वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी की क्या बताइए मैंने? फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर,
इंसान का, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी है अनाटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल कहते हैं अंदरूनी, स्ट्रक्चर साख्तें जो इंसान या जानवर है या कोई बर्ड है उसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जब उसकी स्टडी हम करेंगे तो हम इसे अनाटमी कहेंगे। इसकी भी आप लिखें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल की स्टडी। अब देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है वो दिल, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनाटमी। आप फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यूँ लिखें आप, फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके साथ स्ट्रक्चर से क्या हमारा था, फॉर एग्जांपल हार्ट है, उसमें कितने चैम्बर्स हैं, खाने हैं, दिल की दीवार कितने लेयर से मिलकर बनी हुई है, उसमें वॉल्व्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सी आर्टरी एंटर होती है, कौन सी वेन है जो हार्ट से बाहर निकल रही है, ये सब स्ट्रक्चर है। तो जब हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो वो अनाटमी कहलाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। अनाटमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, ये मॉर्फोलॉजी है ना, तो हम अनाटमी इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहलाती है। फिर आगे तीसरी ब्रांच जो हमने स्टडी करनी है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो की टर्म, हिस्टो टिश्यूज़ के लिए होती है। टिश्यूज़ वो रोज़ बैटल वाले टिश्यूज़ नहीं हैं। टिश्यूज़ कौन से हैं, हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनती है, जैसा कि हमारे खून के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, या अब हमारी बोन के सेल्स होते हैं, इसी तरह हमारी स्किन के सेल्स होते हैं। तो इन तमाम सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, तो एक जैसे सेल्स का मजमूआ टिश्यू कहलाता है। ये वो टिश्यूज़ हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अब ये जो सेल्स होते हैं आम आँख से नज़र नहीं आ रहे होते, तो इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, इसलिए बोल रहा है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ से क्या मुराद है, हार्ट के टिश्यूज़ हैं, जैसे कि कार्डियक टिश्यूज़ हो गए। तो ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। तो इन सब की स्टडी, टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। आप इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मैं लिख भी देता हूँ उसके स्पेलिंग्स का, आपको मसला ना हो। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ XYLEM, for example xylem and phloem, PHLOEM। xylem और phloem की स्टडी को हम, xylem और phloems क्या हैं, ये टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़, पौधे के टिश्यूज़, उनकी स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद चौथी डेफिनेशन है, स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल आसान बना के बेसिक समझा रहा हूँ, जैसे कि यूँ समझ लें कि जैसे एक नया बच्चा है जिसने अभी अभी बायोलॉजी पढ़नी शुरू की है, उसका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इवन कि मैं स्पेलिंग्स भी साथ में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना रहे। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बहुत मावन होंगे, मददगार होंगे। मैं बहुत बेसिक आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपकी बुनियाद बन सके। चौथी है सेल बायोलॉजी, द स्टडी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सेल बायोलॉजी, सेल की स्टडी हम करते हैं। सेल क्या होता है, एक जानदार जिस छोटे यूनिट से मिलकर बना है उसे हम सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक दीवार है, दीवार किस चीज़ से बनी है, उसका बेसिक यूनिट ईंट है, एक दूसरे के ऊपर ईंट रखते जाते हैं हम, और इस तरह से एक बड़ी दीवार, एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाती है, यानी वही ईंटें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। इसी तरह जानदारों की जो बॉडी है वो इन सेल से, बेसिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है और इस तरह वो पूरी बॉडी का काम बन जाता होता है। तो सेल बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल होता कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके हिस्से कौन कौन से हैं सेल के, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड फंक्शंस ऑफ सेल, उस सेल का काम क्या है, क्या वो दिल की धड़कन बनाने वाला सेल है, कार्डियक सेल है, क्या वो जिस्म के अंदर हरकत पैदा करने वाला मसल सेल है, क्या वो जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ राब्ता करवाने वाला नर्व सेल है। तो सेल का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त कैसी है और उसका फंक्शन, काम क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। एंड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को भी स्टडी करते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज को भी स्टडी करते हैं। सेल ऑर्गेनेली से क्या मुराद है, जैसे फ़र्ज़ करें हम, हमारा जो रूम है, क्लासरूम है, वो एक कमरा है, उसको हम कहते हैं कि वो एक सेल है। तो उसके अंदर
चेयर पड़ी हुई है, टेबल है, डेस्क्स हैं, जो भी हैं, जो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके हिस्से हैं। ऐसे ही अब आप सेल की तरफ आ जाएं। अगर कमरा एक सेल है तो उसके अंदर जैसे ये चेयर और ये टेबल वगैरह पड़े हुए हैं, तो सेल के अंदर जब उसके छोटे छोटे हिस्से जब हम स्टडी करेंगे, उन छोटे छोटे हिस्सों को मज़ीद जो कंपोनेंट हैं सेल के अंदर, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसा कि एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ होते हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सेल ऑर्गेनेलीज के नाम ले रहा हूँ, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले मज़ीद छोटे हिस्से, उसके कंपोनेंट्स, उसे हम सेल बायोलॉजी के सेल का फंक्शन, स्ट्रक्चर और सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेलीज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये सेल बायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी, ये क्या करती है, किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, सेल तकसीम कैसे होगा। जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, 8th की साइंस में आपने पढ़ा था कि सेल तकसीम दो तरह से होता है, माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। तो सेल तकसीम कैसे होगा, किन प्रोसेसेस में से गुजरेगा, किन स्टेजेस में से गुजरेगा और उसके बाद वो तकसीम होगा, ये सब कुछ स्टडी किया जाएगा सेल बायोलॉजी के अंदर। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ माइटोसिस, क्योंकि वो हमने ये बोला ना कि सेल डिवीजन भी इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ माइटोसिस आप लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल। फिर उसके बाद अगली है फिजियोलॉजी। क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसे, फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस, इसका काम क्या है, इसमें हमने ब्रांच में क्या स्टडी करना है, फंक्शन ऑफ काम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ज़िंदा जानदार हैं उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनकी स्टडी जब हम करेंगे कि उनके मुख्तलिफ हिस्सों के काम क्या हैं, तो वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर दिल है, ये इंटरनल ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जिस्म का अंदर का हिस्सा है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। ऐसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक है जो कि खुराक को मिक्स करता है, कुछ हाजमे में भी हेल्प करता है। यानी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या काम हैं, इसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। देखें यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल एनाटॉमी में लिखवाई थी, द स्टडी ऑफ, लेकिन वर्ड का डिफरेंस है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानों का जो दिल है उसका स्ट्रक्चर, साख्त कैसी। यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल लिखनी है, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट आपने लिखना है, इंसान के दिल के फंक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तो वो फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल साथ में आप लिख लें, नोट कर लें, जैसे मैंने ये नोट किया, एक आपको एग्जाम्पल मैंने नोट करके बताई, ऐसे आप इन सब के साथ नोट करते जाएंगे। अगली जो डेफिनेशन है वो है जेनेटिक्स की। अच्छा, अब जेनेटिक्स की डेफिनेशन में कहता है द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मुताला। जीन्स क्या है, डीएनए के हिस्से हैं, आप कह लें डीएनए के पीसेस हैं, डीएनए के वो हिस्से जिसमें एक प्रोटीन बनाने के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद होती है, उसको हम जीन कहते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि खुसूसियात जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होनी होती हैं तो उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो खुसूसियात लेके जाने वाले हैं, वो जीन्स हैं, यानी डीएनए के हिस्से ही हैं। एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहते हैं मौरूसियत, यानी खुसूसियात का मुंतकिल होना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो स्टडी ऑफ जीन्स, डीएनए के हिस्से जिन्होंने खुसूसियात लेके जानी हैं और उनका किरदार क्या है खुसूसियात को मुंतकिल करने में, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। अच्छा, अब ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन है और उसके साथ इनहेरिटेंस की भी इसमें डेफिनेशन आ गई। उसने यहाँ पे बोला ना मौरूसियत, खुसूसियात का मुंतकिल होना, तो उसकी डेफिनेशन भी है, दोनों को आप अंडरलाइन कर लें। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, मुंतकिल होना ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात का, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और इस इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन अगर आती है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी, आप लिखेंगे। और अगर जेनेटिक्स की आती है तो आप यहाँ से, मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर मुकम्मल यहाँ तक आप लिखेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसमें अब आप इसकी एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप जेनेटिक्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल द, यहीं से आप देख लें, फॉर एग्जांपल द ट्रांसमिशन ऑफ, करैक्टर की जगह पर आप क्या लिख देंगे, कोई सी भी खूबी लिख दें। फॉर एग्जांपल द ट्रांसमिशन ऑफ हाइट, कद का, जो वालदैन से मुंतकिल होगी बच्चों में, बच्चों का कद, अगर वालदैन का बड़ा कद है तो ज़ाहिरी बात है बच्चों का भी फिर कद बड़ा होगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। तो
तो मतलब अब ये जिल्द का कलर, बालों की रंगत, बाल कुंगराले हैं या स्ट्रेट हैं, कद, ज़हानत, ये सब मिसालें मौरूसियत खसूसियात की हैं। तो इनहेरिटेंस की स्टडी इसमें जेनेटिक्स में आप कहेंगे फॉर एग्जांपल द ट्रांसमिशन ऑफ हाइट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक हाइट का मुंतकिल होना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, ये जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये एग्जांपल भी आप नोट करें जेनेटिक्स की। फिर आगे अगली डेफिनेशन है एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियो से आप याद कर सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट, बनना, डेवलप होना, तैयार होना, ऑफ एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो का, टू न्यू इंडिविजुअल, एक नए जानदार के अंदर, एक एम्ब्रियो का नए जानदार के अंदर तब्दील होना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। और इस दौरान वो किन स्टेजेस में से गुजरता है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। अब एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होता है। जब वो डिवीजन उसमें होना शुरू होती है तो डिवाइड होकर वो एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर है, वो साख्त है जिससे एक नए जानदार ने बनना है। अगर ये बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो है तो उससे नया पौधा बनेगा, और अगर ये ह्यूमन एम्ब्रियो है तो इससे एक नया जानदार, एक नया इंसान बनेगा। तो एम्ब्रियो से एक नए जानदार बनने तक जो तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती हैं उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर 8वां पॉइंट है, आगे अगली डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग, नाम देना, एंड क्लासिफिकेशन, और उनकी ग्रुप बंदी करना, ग्रुप्स बना देना, उनकी क्लासेस बना देना, किसकी, जानदारों की, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, एक बड़ा ग्रुप और उसके अंदर मज़ीद सब ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स। जैसा कि हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि बायोलॉजी की 3 बड़े हमने ग्रुप्स बनाए थे, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके अंदर सब ग्रुप्स बनाए थे, ये ब्रांचेस उसके सब ग्रुप्स हैं। तो जानदारों को नाम देना, उनका एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम रैना टाइग्रेना है, इंसान का भी साइंटिफिक नेम है इसी तरह, और जितने भी जानदार उन सब का साइंटिफिक नेम है। तो जब हम एक जानदार को साइंसी नाम देंगे और फिर हम उसको किसी ग्रुप के अंदर रखेंगे, क्लासिफाई कर देंगे, उसकी ग्रोबंदी कर देंगे, तो ये हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये हम टैक्सोनॉमी का प्रोसेस है, टैक्सोनॉमी इसको हम कहेंगे। टैक्सोनॉमी की आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमेलिया, ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमेलिया, यानी इंसानों को हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल करते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन ही है। होमोसैपियंस, इंसान का साइंटिफिक नेम होमोसैपियन रहता है, तो हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं इन किंगडम एनिमेलिया, एक बड़े ग्रुप के अंदर, जानदारों के, जानवरों के ग्रुप के अंदर उसको तकसीम कर रहे हैं, तो ये टैक्सोनॉमी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमेलिया, तो ये आप एग्जाम्पल साथ में नोट कर लें। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं ये आगे बताया हुआ उसने। फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स, के बकाया जात हैं, बाकी बची हुई चीज़ें, ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट नापेद, जो ख़त्म हो चुकी हैं, अब नहीं मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स हम कहते हैं कि वो जानदार थे जो पहले पाए जाते थे, अब वो नहीं मौजूद हैं। तो अब उनके बकाया जात, जैसा कि हम कहते हैं कि हमें जो डायनासोर्स हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो कहते हैं हमें उसका एक उसकी टांग मिली या उसका हमें एक जबड़ा मिला, जिसको फिर स्टडी किया जाता है, फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कौन से सदी में, कौन से सन में ये पाया जा रहा होगा। तो अब वो जो जानदार जो ख़त्म हो गए हैं उनके बकाया जात की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। जो बकाया जात हैं उनकी अजसाम के, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये तो नाम से ही वैसे ही ज़ाहिर हो रहा है, इन्वायरमेंट, माहौल। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, आपने ये डेफिनेशन जब लिखनी है ना तो आपने ऐसे ही सीधा ही नहीं लिखना। आपसे पूछा गया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, तो आपने इट डील से नहीं शुरू करना, आप डेफिनेशन को प्रॉपर अंदाज में बनाकर लिखेंगे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या आप यूँ कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी, ऐसे आप लिखेंगे इसे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस, ताल्लुक, लेन देन, इंटरैक्शन कहलाता है।
इट इज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उसका उन जानदारों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर पौधे हैं और एक आप मिसाल ले लें साथ में कौ की, गाय की, तो गाय पौधों को खाती है, तो आपस में उनका कोई इंटरेक्शन बन गया। शेर है, डियर है, तो शेर उसका शिकार करता है, तो उनका भी आपस में इंटरेक्शन हो गया। तो जानदारों का आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन होता है और माहौल के साथ भी इंटरेक्शन है। जैसा कि हम इंसान हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसके नतीजे में वो ग्लूकोज बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन खारिज हुई वो हम सांस के ज़रिए ले जाते हैं फेफड़ों में, वो ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो हमारा माहौल के साथ भी इंटरेक्शन है, एक दूसरे जानदारों के साथ भी इंटरेक्शन है, माहौल के साथ भी हमारा ये इंटरेक्शन है कि अब फॉर एग्जांपल सनलाइट है वो हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, तो इन सब चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन माहौल के साथ, जानदारों का आपस में भी और माहौल के साथ भी इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। आगे है सोशियो बायोलॉजी, सोशल से, समाजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की ये ब्रांच किस चीज़ के साथ डील करती है, जानदारों का जो आपस में समाजी ताल्लुक है, जब वो तमाम जानदार जो आपस में सोसाइटीज़ बनाकर, कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, उनका बिहेवियर, उनका रवैया कैसा है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज़, जो कि मुआशरा बना के रहते हैं। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खियाँ हैं, उनका एक छत्ता है, उनमें कुछ वर्कर बीज होती हैं, उनमें कुछ डिफेंडर बीज होती हैं जो छत्ते को डिफेंड कर रही होती हैं, उसमें क्वीन होती है, तो वो जिसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। आप इसमें लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ हनी बीज, तो वो भी सोशियो बायोलॉजी की एग्जांपल बन जाएगी। पैरासाइटोलॉजी, इसको पढ़ने से पहले पैरासाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ से। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे जानदार हैं दैट टेक फूड, जो कि खुराक लेते हैं, शेल्टर बना लेते हैं फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिंदा जानदारों से, एंड इन रिटर्न, और बदले में हार्म देम, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो किसी बड़े जानदार पर रहेंगे, उनसे खुराक लेंगे, पनाह मतलब उनकी बॉडी में जगह उन्हें मिलेगी, और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पर मॉस्किटोज़ हैं, इंसान के ऊपर वो फीड करते हैं और बदले में उसे बीमारियां, मलेरिया वगैरह हो सकता है, तो नुकसान पहुंचा के जाते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, तो ये पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपने इसी तरह छोटी सी नहीं लिख देनी, इसको आप लिखेंगे दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, और आगे आप पैरासाइट्स की डेफिनेशन लिख के आएंगे। अब आप इसकी एग्जाम्पल साथ में लिख देंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ मॉस्किटोज़, मच्छर की आप मिसाल दे देंगे, स्टडी ऑफ मॉस्किटोज़। अच्छा, आगे 13वीं है एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अमली तौर पर हम अप्लाई करें, अमली तौर पर कुछ फ़ायदा लें जिंदा जानदारों का, टू मेक सब्सटेंसेस, के उनसे कुछ चीज़ें बना दें, फॉर द वेलफेयर, फ़ायदे के लिए, ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फ़ायदे के लिए। यानी हम छोटे जानदारों को इस्तेमाल करेंगे और उनसे इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए कोई चीज़ बनवा लेंगे, तो हम इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब आप इसकी एग्जाम्पल लिखें, इंसुलिन, INSULIN। अच्छा, अब आप लिख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ज़रिए इंसुलिन बनवाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। अगली ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी से है, कुव्वत मुदाफ़त, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जानवरों का कुव्वत मुदाफ़त, एनिमल्स का, जानवरों की कुव्वत मुदाफ़त का मुतालिया इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है, इट डिफेंड्स द बॉडी, ये बॉडी की हिफाजत करता है, बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग, हमलावर होने वाले माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो जरासीम या पैथोजन्स या बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमला करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर
जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो हमारी बॉडी का निज़ाम है इम्यूनिटी का, वो डिफेंड करता है, हमारी बॉडी को बचाता है उन जानदारों से, उन जरासीमों से मुकाबला करता है इम्यूनिटी। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना है, तो इसमें ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी में अटैक करता है, इन्वेडिंग होगा ये अटैक करने वाला, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को बचाने के लिए, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए जो अपनी क़ुव्वत लगाएगा, वो सारा हमारा इम्यून सिस्टम कहलाएगा। तो इम्यूनोलॉजी इस चीज़ की स्टडी को, कि हमारी बॉडी किस तरह से डिफेंड करेगी उस वायरस से हमारी अपने आप को, तो ये इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। आगे है, आप इसकी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल the study of defense system of humans against COVID-19 virus. For example, the study of defense system of humans against COVID-19. कोविड-19 की स्पेलिंग से वैसे तो आप वाकिफ़ होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ कोविड-19, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। आगे हैं एंटोमोलॉजी। एंटो इंसेक्ट्स को कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आप इसकी डेफिनेशन यूँ लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम हशरात का, इंसेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल फ्लाइज, मक्खियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाएगा। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खियाँ हैं, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ हनी बी, शहद की मक्खी, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ कॉकरोच, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई, जो एग्जांपल आपको अच्छी लगे। तो ये इंसेक्ट्स होते हैं सब के सब, जो मैंने नाम गिनवाए हैं, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं, कोई से भी केमिकल जो हमारी बॉडी में जाएं और हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को बदल दें, वो ड्रग्स कहलाती हैं। ड्रग्स से मुराद सिर्फ नशावर चीज़ें नहीं हैं, ड्रग्स की आगे कैटेगरीज़ हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, और कुछ एडिक्टिव हैं जो कि नशावर होती हैं। हम यहाँ पर बात करें, ड्रग जनरल टर्म है। ड्रग से मुराद क्या है, कोई सा भी केमिकल जो हमारी बॉडी में जाए और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को बदल दे, वो ड्रग कहलाता है। तो फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग्स की स्टडी एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उन ड्रग का असर क्या होगा ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानों के जिस्म के ऊपर, इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ एस्पिरिन। बॉक्सेस रह गए हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये चीज़ें जानदारों की बॉडी में पाई जाती हैं। जब हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे तब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। ये बॉक्स है, बस ये आपने याद नहीं करना,